हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 22 सितंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन आर्टिकल डिस्कस करेंगे रेल रोडिंग द बिल। इसमें अपन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड बात करेंगे। अभी करंट सेशन जो चल रहा है उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और किस तरीके से जो चेंजेस लाए गए थे कोविड-19 की वजह से उसका इम्पैक्ट अभी क्या देखा जा रहा है और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किस तरीके से पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ऊपर वाला, उसमें इंडियन एक्सप्रेस, इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस और बाकी लगभग 80 से ज़्यादा कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, पता किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस कितने ज़्यादा हैं, इंडियन सिटीजन्स कितने इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। यूएसए की एक जो इंटेलिजेंस फर्म है उसने ये डेटा रिवील किया है, तो उससे बेस्ड ये आर्टिकल है। तो अपन इसको बाद में एक बार डिटेल में जब आएगा उसके बारे में, अभी तो फैक्ट्स ही है जो आपने न्यूज़ देख ली होगी, तो वो इतना ज़्यादा कुछ डिस्कशन लायक है नहीं। दूसरी तरफ आप देखोगे द रॉन्ग आंसर, जो सुप्रीम कोर्ट से बार बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सुदर्शन टीवी वाला जो केस था ना, बिंदास बोल, तो उस पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई आप अपना साइड बताओ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भाई ज़्यादा अगर रेगुलेशन या फिर कंट्रोल करना शुरू कर दिया अगर इन मीडिया चैनल्स पे, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने एक आर्ग्यूमेंट लास्ट में जाते जाते ये दिया कि अगर शुरुआत करनी है तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से करनी पड़ेगी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तो बहुत वाइड टर्म है, यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये आर्टिकल जो है इसके बारे में अपन कहीं ना कहीं ऑलरेडी 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो ये केवल एक ही चीज़ आ रही है कि डिजिटल जो आप प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो, डिजिटल मीडिया, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें आप कंसिडर करोगे। आज तो हर एक चीज़ डिजिटली आने लग गई है, तो आप किस चीज़ को रेगुलेट करोगे, वो देखने वाली बात है। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपन इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये फिर से बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उससे रिलेटेड आर्टिकल रिपीट हो रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि जैसे एनजेएससी आया था तो बेसिक डॉक्ट्रिन का यूज़ करके उसको रिपील कर दिया गया था। अल्टीमेटली पॉइंट ये निकल के आ रहा है इस आर्टिकल में कि जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के हाथों में चला गया है और जुडिशरी सुपर पावर की तरह इस चीज़ को यूज़ करती है अपनी खुद के हिसाब से, अपनी खुद की कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि जहाँ पर एक तरफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी है, तो जुडिशरी जहाँ पर नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपनी मोनोपोली यहाँ पर स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देते हैं जब बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन की बात आती है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया कब था, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस पारित किए गए थे जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो टारगेट था ना, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि जो पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अंडरमाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको कहीं ना कहीं एक आपने फिक्स स्ट्रक्चर दे दी है, उसको इंक्रीज तो कर दिया लगातार, बट डिक्रीज करना या फिर उसको ऑल्टर करने में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देखना शुरू कर रहा है। जैसे आर्टिकल 15 में एक क्लॉज ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे 2003 में। तब उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, चाहे उनको गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस देती नहीं है, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ माइनॉरिटी स्कूल्स जिनको गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, उन माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर आप कोई रिजर्वेशन की स्कीम नहीं रख रहे हो। तो कहने का मतलब सारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, वो अपनी खुद की डिस्क्रिशन बेसिस पे इस डॉक्ट्रिन को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर है। क्योंकि जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा मेन आइडिया है कि हाँ लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम खुद लोगों ने मिलके, तो वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अनइलेक्टेड जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकता है कि कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी चीज़ बेसिक नहीं है। तो ये चीज़ें रिपीट मैंने ऑलमोस्ट क्रक्स तो आपको दे दिया है, बाकी आप एक बार पढ़ लोगे तो आराम से समझ में आएगा। तो ये आर्टिकल भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ये यूएसए में जो चीफ जस्टिस थे, एक जस्टिस है, उनकी डेथ हुई है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आपने किसी काम का नहीं है। इसके अलावा फिर अपन जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे दैट इज़
यूएन एंड द न्यू मल्टीलेटरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अपन देखेंगे, सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ। इस आर्टिकल में बताया है कि यूनाइटेड नेशन में अब इंडिया 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह फिर से अपॉइंट हुआ है, इलेक्ट हुआ है। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, क्या किस तरीके से कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट्स या चेंजेस आए हैं वो देखेंगे। और साथ में अभी कोविड-19 का इफ़ेक्ट आप कैसे देख रहे हो कि यूएन के 75 साल हो गए इस्टेब्लिश हुए, 1945 में इस्टेब्लिश हो गया था यूनाइटेड नेशंस, तो 75 साल बाद में कितना कुछ हो पाया है यूनाइटेड नेशंस के पर्सपेक्टिव में, अगर अपन जानने की कोशिश करें, ये देखेंगे। ये जो नए 3 बिल आए हैं फार्मर से रिलेटेड, उनको ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से पुट कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जो हैं ऑलरेडी बीजेपी के लीडर ही हैं, तो ये प्रोज बता रहे हैं कि भाई एमएसपी अबॉलिश नहीं की जा रही है इन सारे बिल्स में, और फिर गवर्नमेंट के गुणगान कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपन बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये आर्टिकल भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द फ्यूचर ऑफ वर्क। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 स्टार्ट हो गया, तो इंडिया में आज डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे हार्नेस किया जा सकता है और टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में, तो इन्होंने 4 मूल मंत्र दिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल को नरेट किया है, ये आपके ऐसे राइटिंग में भी काम आ सकता है, और जब कभी भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इशू आए, तब ये आर्टिकल अपन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके 3 आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है रेल रोडिंग द बिल। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही क्विकली अपना जो एक स्टैंड है वो चेंज करती हुई दिखाई दे रही है। जो पहले कहीं ना कहीं कस्टडियन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब कोई भी अगर कानून आए तो उसकी डिग्निटी को कस्टडियन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करती थी, उसकी बजाय अब धीरे धीरे अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पार्लियामेंट की हिस्ट्री हम देखें तो अनइवन हिस्ट्री दिखाई देती है, जिसमें कभी डेमोक्रेटिक मैंडेट्स के लिए काम करती हुई दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्हीं बेसिस पे, मतलब जिन डेमोक्रेटिक मैंडेट्स के लिए पार्लियामेंट काम करती है, उन्हीं से कहीं ना कहीं शिफ्ट करता हुआ देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो इंडिया का जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पार्लियामेंट है, वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी फंक्शनिंग में धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है, 2 पर्सपेक्टिव में, 2 कॉन्टेक्स्ट में। जिसमें पहला कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो खुद किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो इसमें भी 3 इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल एक तरीके से स्टेप्स आते हैं, वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या क्या आता है। पहला तो ये कि जो क्वेश्चन आर को एलिमिनेट कर दिया गया, अब क्वेश्चन आर को एलिमिनेट कर दिया गया है इस पेंडेमिक का एक्सक्यूज़ दे करके, तो वहाँ पर स्पीकर जो हैं, हाउस के जो चेयरमैन हैं या फिर स्पीकर हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डिवीज़न की डिमांड कर सकते थे कि भाई जो हाउस है वो ही डिसाइड करेगा कि इस क्वेश्चन आर को हमें एलिमिनेट करना है या नहीं करना, बट उसको एलिमिनेट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव्स के कहने पे। पहला क्वेश्चन। दूसरा कंसर्न ये आता है कि बिल्स को कमिटीज़ को रेफ़र नहीं किया जा रहा है। पिछली गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, पास्ट गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, तो उन्होंने हमेशा से शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, उन्होंने बिल को स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचाया नहीं है। तो आप एक तरफ देखो, अगर गुड लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस की बात करें तो कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? वो एक क्लोज लुक देती हैं बिल को कि वो किस तरीके से बिल इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से अपन और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या उस बिल में क्या कमियां हैं, उन कमियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कमिटीज़ की वर्किंग को अगर अपन टाइम बाउंड मैनर में रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, तो आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है अगर लेजिस्लेशन को अपन प्रॉपरली करें। ये आर्टिकल में बोला जा रहा है। इसी तरीके से हम देखें तो ये जो लेजिस्लेशन के जो इम्पोर्टेंट पीसेज होते हैं ना, कोई भी बिल आया तो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं इन कमिटीज़ को ना ट्रांसफ़र करके एक तरीके से इग्नोर करना होता है कि उन पे ना तो पार्लियामेंट में डिबेट हो, ना उनकी स्क्रूटनी हो। तो ये तो अपने आप में हमारा जो डेमोक्रेटिक एथोस है उनके अगेंस्ट में है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उन लॉज से रेगुलेट कौन होगा? जनता। तो वो ज़रूरी हो जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, वो है डिवीज़न की डिमांड। अगर कोई मेंबर ये कहे कि भाई आप डिवीज़न ऑफ वोट करवा दो, मतलब वोटिंग करवाओ आप कोई भी इशू पर,
तो स्पीकर को ज़रूर उस चीज़ को परमिट करना चाहिए। और अगर मान लो स्पीकर अगर रिफ्यूज़ भी कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति हो जिनमें वाकई में डिवीज़न नहीं किया जा सकता, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनफॉर्मल हेड काउंट तो हो ही सकता है ना, कि भाई काउंट कर लो कितने जने हाँ बोल रहे हैं, कितने जने ना बोल रहे हैं, अगर आप डिवीज़न भी नहीं कराना चाहते हो। तो ये तीनों जो इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन आवर की बात कर लो आप, चाहे दूसरी तरफ आप कमिटीज़ को जो बिल है उसको मतलब भेजना, सॉरी कमिटीज़ को भेजना, और तीसरा जो है डिवीज़न का जो वोट डिवीज़न है वो ना करवाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंसर्निंग इशू निकल के आया है प्रीवियस कुछ दिनों की अगर फंक्शनिंग की बात करें पार्लियामेंट में। ऐसे ही सेकंड कॉन्टेक्स्ट है, उसमें देखें तो वो थोड़ा सा सब्सटेंटिव है। कैसे कि गवर्नमेंट ने जितना कुछ भी काम किया है वो सारा अपने एम्बिशियस एजेंडाज़ को लेकर के किया है कि हमारा ये टारगेट है, ये हमें अचीव करना है। तो 3 बिल्स तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी आए हैं, और 3 बिल्स प्रीवियस सेशन में जो लॉ से, ये तो लेबर लॉज से थे, उनसे रिलेटेड थे। तो चलो लेबर लॉज है उनके तो खैर मेरिट्स की या डिमेरिट्स की अगर हम बात करें वो ठीक नहीं है, पर अपन एक चीज़ तो यहाँ पे देख ही सकते हैं ना कि क्या गवर्नमेंट के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से इन बिल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नंबर्स में स्ट्रांग है, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट पर रिलाई कर रही है। दैट मीन्स कि बाईपास कर रही है सारे प्रोसीजर्स को जहाँ पर गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता था। ठीक है, और डेमोक्रेसी तो देखो क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड ही चलती है, तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अभी होता क्या है, संडे को राज्यसभा में डिबेट हो रहा था, तो उनसे एक सॉरी बिल पे, जब एग्रीकल्चर बिल पे डिबेट हो रहा था तो ये बोला गया कि भाई आप एक तरीके से डिवीज़न का काम करो, मतलब डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाओ। तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने मना कर दिया, डिवीज़न का मतलब वोट करवाओ कि कौन फेवर में है इस बिल के, कौन अगेंस्ट में है। तो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक आउटब्रेक होकर के आया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं कि धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत स्पीड में जा रही है। दैट मीन्स जहाँ पे डेलिब्रेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कमियों को ढूंढने की ज़रूरत है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पावर की तरफ शिफ्ट ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नंबर्स हैं। तो आप देखो गवर्नमेंट के पास में एक तरफ नंबर्स हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ ऑपोजिशन है ना, उसने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक तरीके से जो ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराने का जो तरीका था वो एक तरीके से उनका सही नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे राइटर के द्वारा। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो क्वेश्चन है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोन्यूमेंटल इम्पोर्टेंस होती है उसकी। कहने का मतलब कोई भी बिल अगर पारित होता है, अगर उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेगा। अगर कोई भी वेल डिस्कस्ड, वेल डिबेटेड कोई भी मैटर अगर फिर लेजिस्लेशन में कन्वर्ट होता है, तब जा कर के अच्छे आउटकम्स अपने को मिल पाते हैं। अगर प्रीवियस गवर्नमेंट्स की हम बात करें ना, तो उन्होंने फेडरलिज्म के इशू को भी कहीं ना कहीं एक रफ शॉट किया है। रफ शॉट का मतलब होता है वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई है। कैसे? जैसे कि आप बात करो अभी एपीएमसी बिल की। अब एपीएमसी बिल से रिलेटेड जो है बिल आया है, उसमें क्या किया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो जो मंडियां हैं उनके बाहर भी अपने सामान को बेच सकती हैं। अब पॉइंट ये निकल के आता है, अगर इसी बिल को कमेटी को सेंड कर दिया जाता तो कमिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकती थी इस बिल के अंदर। आपने डायरेक्ट केवल एक एक्सट्रीम पॉइंट दे दिया कि हमारा टारगेट ये है कि फार्मर्स की इनकम है वो डबल करनी है, तो मंडियों के बाहर भी फार्मर्स बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, इंटर स्टेट अगर अपना ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उन सारे इश्यूज़ को अगर आपको टैकल करना था तो कमिटीज़ को भेज देते इन बिल को। तो कमेटी क्या करती, कुछ और तरीका निकाल सकती थी, जैसे कि ऑप्ट आउट क्लॉज, ये एक ऑप्शन निकल सकता था। ऑप्ट आउट क्लॉज का मतलब कि भाई कुछ कमिटीज़, कुछ मंडियों से जो फार्मर्स हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो कहने का मतलब यही आ रहा है कि आपको एक कंसेंट बेस, मतलब सबकी एक तरीके से सहमति पे आधारित बिल पारित करवाना चाहिए था। जबकि यहाँ पर देखा क्या गया, गवर्नमेंट के पास नंबर्स थे तो उन्होंने तो डिबेट भी अवॉइड किया, कमिटीज़ के पास भी नहीं भेजा, और दूसरी तरफ अपोजिशन था तो उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इसी कंटेक्स्ट में आगे राइटर ये बताते हैं कि जो फरवरी के टाइम पे, जनवरी फरवरी में जो लेबर लॉज के लिए बिल आए थे, तो उनकी बात करें तो वहाँ पर हम फेडरलिज्म के इश्यूज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो वहाँ पर पाते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट,
वो अपने हिसाब से ही फेडरलिज्म के इशू को टैकल कर रही है। कैसे? एक बिल है, टोटल 3 बिल आए अपन ने देखे लेबर लॉज से रिलेटेड, पूरे जितने भी डिफरेंट लेबर लॉज हैं उनको कोडिफाई करने के लिए। तो उनमें से एक है, उसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट जब अपन क्लॉज 127 को देखते हैं ना, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर सकती है कि भाई ये कोड किस जगह पे लागू होगा, किस जगह पे लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई है, जबकि यहाँ पर आप एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में देखोगे तो वहाँ पे स्टेट्स की कंसर्न इतनी ज़्यादा ली नहीं गई है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि जहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट कंफर्टेबल फील करती है, वहाँ पर तो स्टेट्स को फेडरलिज्म के बेसिस पे बहुत ज़्यादा पावर दे देती है, और दूसरी तरफ अगर वहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो स्टेट्स की पावर को ब्रीच कर देती है। तो ये अपने आप में कंसर्निंग इशू है, और ये लगातार कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक बात बनती रह रही है। तो यहाँ पर ये जो जल्दबाजी दिखाई है गवर्नमेंट ने, जो एग्रीकल्चर बिल्स आए हैं, इनमें कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि कॉरपोरेट जो हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है फार्मर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि आप एक नेगोशिएशन बेस ये चीज़ कर सकते थे, जहाँ पर तीनों फैक्टर्स, तीनों कौन से हो गए? कैपिटल, फार्मर और फिर इसके बाद में लेबर्स, इनके बीच में आप एक प्रॉपर बैलेंस बना सकते थे। ठीक है, जबकि यहाँ पर राइटर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसको दी गई है? कॉन्ट्रैक्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक जो चीज़ें हैं उनको एक तरीके से टैकल करोगे, तो ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा। तो इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, वो आपको बार बार नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखो आगे कि लॉट ऑफ सक्सेस अगर बिल की देखें तो वो डिपेंड करती है ट्रस्ट पे और कंसेंसस पे, कि कितने लोग एक साथ काम में आ रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, कितने लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस है। अब एपीएमसी की अगर बात करें तो एपीएमसी बिल को लेकर जो फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं ना, वो कहीं ना कहीं लेजिटिमेट भी है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भाई वाकई में जो एमएसपी है उसको रोल बैक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट करती है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि एमएसपी को हम रोल बैक नहीं करेंगे, बट अगर इस पर डेलिब्रेशन प्रॉपर होता या फिर जो स्टेट्स हैं उनका कंसेंट लिया जाता, क्योंकि ऑपोजिशन को भी मौका तब मिला है ना कि जब उनसे प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपोजिशन ने इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस किया है, एक्सप्लोर किया है, और जिसकी वजह से एक डिस्ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो अगर ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ना, इसमें क्या है कि क्या वाकई में प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है वो एपीएमसी को बिल्कुल बाईपास कर देगा। वैसे गवर्नमेंट ने तो बोला एपीएमसी एग्जिस्ट करेंगी, या फिर मोनोपोली या डिओपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी कि 2 कंपनियां हैं वो मैनेज कर जाएगी, जैसे जियो और एयरटेल कर रहा है, या फिर वोडाफोन जैसी कंपनी जब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी, क्या ऐसा होगा? या फिर बाद में जब नेगोशिएशंस होंगी तो उस टाइम पे स्टेट के हाथ में मोनोपोली होगी, स्टेट जो कहेगा वही चीज़ फार्मर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, कि इन क्वेश्चन को यहाँ पर ज़रूरत होती है कि ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को बार बार अपनी बातों को समझाने के लिए अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से अगर अपन लेबर लॉज की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो लगातार जल्दबाजी ना करके जो बिल्स अभी हैं ड्यू हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, उन पर भी डिस्कशन होना चाहिए कि किस तरीके से वर्कर्स की प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सकती है। तो पॉइंट ये आता है कि पार्लियामेंट जो है वो अब टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके कहीं ना कहीं जल्दबाजी पे काम कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं जो एक सुनना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे कोई भी हो। आप प्रीवियस पार्लियामेंट्स में आप पार्लियामेंटेरियन जो इश्यूज़ रहे हैं या बातें हुई है, डिस्कशन जो भी बिल पारित हुए हैं, उनमें बहुत सारे डिस्कशन डिबेट्स हुए हैं। तो वो जो एक आइडिया है ना, उसको हमें अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। और एपीएमसी जैसा एक्ट है जिसमें एक ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हमारे 85% एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहाँ पे 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, और एग्रीकल्चर जहाँ पे 12 to 15% हमारे कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो उन इश्यूज़ पर तो डिस्कशन अच्छे से होना ही चाहिए।
लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो लेबर बिल्स जो ड्यू हैं अभी जो पारित होने के लिए, उन पे एक रीजन डिलिब्रेशन होगा। पार्लियामेंट जो है अपनी खुद की जो प्रॉपर जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ये क्लियर है कि हम जो ओलिगार्की है ना उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? जब कुछ लोग बहुत सारे लोगों पे रूल करें, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। तो इस तरीके से आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है UN एंड द न्यू मल्टीलैटरलिज्म। अभी 75 साल होने वाले हैं इसी वीक की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश हुए। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो यूनाइटेड नेशन अभी ये सेलिब्रेट करने वाला था 75वां अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट डे। तो उसको आज देखें तो न्यूयॉर्क सिटी में अगर नॉर्मल कंडीशंस होती तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता, बट पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि जो भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही अपनी बात को रखेंगे, चाहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में ही हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वहीं पे ये सारी मीटिंग होने वाली थी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के खुद नेटिव हैं, उसके बावजूद, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रही है कोविड-19 की वजह से, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशन एक एजेंसी इस्टेब्लिश की गई थी कि वर्ल्ड में पीस को इस्टेब्लिश करे, वर्ल्ड में सिक्योरिटी इंश्योर करे, तो वो भी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी सेंचुरी में पहला जो एक क्राइसिस आया है, एक ग्लोबल क्राइसिस आया है, वंस इन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में एक बार जो क्राइसिस आते हैं, ऐसे क्राइसिस में कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ दिखाई दे रहा है यूनाइटेड नेशन। आज अगर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को ब्लॉक कर रहा है कि भाई इस बात पर डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि वायरस शुरू कहाँ से हुआ था। दूसरी तरफ WHO है, उसने ये चीज़ बोल दी कि भाई कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो इस बात से USA सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रिटेक्स्ट पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में अभी चाइना धीरे धीरे अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता है। मल्टीलैटरल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वहाँ पर चाइना USA को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ WHO में जो अभी WHO के हेड है ना, उनको अपॉइंट कराने में चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो USA को कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता है कि जो WHO है ना, वो कहीं ना कहीं चाइना की ही बात बोलेगा, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है इस बात को लेकर के। तो जहाँ कहीं भी अगर कोरोना वायरस को लेकर कोई किसी कंट्री की अकाउंटेबिलिटी या कुछ कदम उठाने की बात हो रही है, तो वहाँ पे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर रियल प्रिज्म के थ्रू अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि UN कैसे काम कर रहा है। आज अगर अपन UN की फंक्शनिंग के अंदर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं हमेशा से डोमिनेंस क्रिएट करती रही है। क्योंकि अगर ग्रेट पावर्स ने अच्छे से काम किया तो वहाँ पर UNSC अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और ग्रेट पावर्स ने अच्छे से काम नहीं किया तो उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। कैसे? सॉरी, कोल्ड वॉर के टाइम पे एक तरफ जहाँ सोवियत यूनियन था तो दूसरी तरफ USA था। तो USSR और USA की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से UNSC हमेशा एक डेडलॉक की तरह काम करती रही। क्यों? क्योंकि P5 मेंबर्स हैं। अब P5 परमानेंट 5 मेंबर्स में दो ग्रुप बन गए, एक तरफ USSR था और दूसरी तरफ USA लेड था। अब एक तो बोलता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना और USA बोलता है डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। तो इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता तो उस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट आपको UNSC में कोई भी रेजोल्यूशन आता, मान लो USSR का कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल इंडिया का अलायंस USSR के साथ में अच्छा था उस टाइम पे, फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हमने साइन की थी 1971 में। तो USSR और इंडिया के अगेंस्ट में जब कभी भी USA ने एक रेजोल्यूशन लेके आया, USA कश्मीर इशू पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे इश्यूज थे, तो उसको USSR ने वहीं पे वीटो लगा दिया भाई कि हम रेजोल्यूशन पारित नहीं होने देंगे। आज उल्टा सीन बन गया है, जहाँ पे रशिया और चाइना तो साथ में आ रहे हैं, जबकि USA जो है वो इनके अगेंस्ट में है। तो चाइना बार बार कश्मीर इशू को उठाना चाहता है,
यूएनएससी में, तो यूएसए और उसके साथ के जो अलाइज है जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, तो ये लोग मिलकर के फिर इस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो कोल्ड वार के टाइम पे भी एक डेडलॉक की तरह ही काम करती रही है। रीज़न बीइंग, एक तरफ सोवियत यूनियन थी तो दूसरी तरफ क्या था, यूएसए। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक डेडलॉक ही बनता रहा। उसके आगे अगर अपन देखें तो जैसे जैसे टाइम बीता तो यूएसए की डोमिनेंस, हेजेमनी क्रिएट होनी शुरू हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसके बाद में रशिया ने क्या है, जो एक तरीके से जो लेगेसी छोड़ी थी यूएसएसआर ने, तो रशिया ने उस चीज़ को इनहेरिट किया और यूएसए की जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। बट रशिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो यूएसए की हेजेमनी स्टैब्लिश होने से दूर नहीं हुई। बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1980s या 1990s की बात करें तो उस टाइम पे तो चाइना खुद अपनी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को या फिर पीसफुल ग्रोथ को इंश्योर करने में लगा हुआ था। और रही सही में तियानमेन अपराइजिंग हुआ था 1989 में। तियानमेन अपराइजिंग बीजिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक इश्यूज़ को लेकर के बहुत, क्योंकि चाइना में क्या अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो लिबरल्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स हो गए, नए जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी हमारे राइट्स प्रॉपर मिले, हमें भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे तो हम इंडिविजुअल हमारी खुद की डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएंगे। तो उन राइट्स के लिए जब वो फाइट करते हैं ना, तो उसके लिए ये 1989 में तियानमेन फर्स्ट टाइम पे आउटब्रेक हुआ था कि भाई कैसे भी करके इस अथॉरिटेरियन रिजीम को उखाड़ के फेंक दो। तो चाइना ने अपने खुद के इन इश्यूज़ को ध्यान में रखा और शांत रहा। दूसरी तरफ यूएस और वेस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं अपने इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से यूज़ करते रहे जैसा कि उनको ठीक लगा, क्योंकि रशिया थोड़ा सा वीक था उस टाइम पे। अब क्या होता है कि रशिया और चाइना तो दोनों मिलके एक ग्रुप में आ गए हैं यूएसए को कंटेन करने के लिए। अब धीरे धीरे जब भी कोई इशू आता है तो चाइना और रशिया एक जगह पे मिलते हैं और यूएसए को एक रोक देते हैं। तो इस तरीके से आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको इश्यूज़ पे प्रॉपर डिस्कशन या फिर एक डाइवर्जेंस दिखाई ही देता है। दूसरी तरफ आप देखो यूएसए के जो अलाइज कंट्रीज़ थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी आज वॉशिंगटन के अगेंस्ट में जाते हुए या फिर कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस उनमें दिखाई दे रहा है, वो हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चाहे आप ईरान की बात कर लो, ईरान के क्वेश्चन पे यूएसए ने तो, ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम ईरान से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता होगा कि जैकपोवा जो साइन हुआ था जिसमें एक तरफ तो P5+1, तो P5 आपको पता होंगे, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये तो परमानेंट 5 हो गए यूएनएससी के। एक था जर्मनी, इन्होंने मिलके न्यूक्लियर डील साइन की थी, न्यूक्लियर पीस डील साइन की थी जिसको जैकपोवा बोला जाता है, ईरान के साथ में 2015 में। अब यूएसए ने खुद ने तो यूनिलैटरली वो बाहर निकल गया, बट जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अभी भी चाहते हैं कि ईरान के साथ में टाइज हमारे बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डाइवर्जेंस का केस दिखाई देता है कि जो यूएस के अलाइज है ना, वो भी कहीं ना कहीं यूएस से कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही आगे देखें तो यूएसए और इसके जो पार्टनर्स हैं ना, यूरोपियन पार्टनर्स, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर यूएन की बात करें तो वहाँ पर भी डिबेट होता है, तो यूएसए है ना, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं ना कहीं एक डिस्कशन करता हुआ या फिर डिबेट में दिखाई देता है। तो एक यूएसए तो अकेला पड़ गया, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो अदर पावर्स है ना, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव पुट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यूएसए के अलाइज कंट्रीज़ है ना, वो भी कहीं ना कहीं यूएसए के अगेंस्ट या यूएसए से डिफरेंट पाथ पे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से आगे देखें तो ग्लोबल इश्यूज़ जो आज चल रहे हैं, जैसे कि पोस्ट वार मल्टीलेटरलिज्म या पोस्ट कोल्ड वार ग्लोबलिज्म की अगर बात करें तो अमेरिका फर्स्ट का जो आइडिया अभी ट्रंप ने दिया है वो बिल्कुल अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई थी कि सभी कंट्रीज़ को इक्वल स्टेक मिले या उनकी से होनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। जबकि आज फिर जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ग्लोबलाइजेशन, जिसका इंडिया भी पार्ट बना एलपीजी पॉलिसीज़ ला करके, तो आज अमेरिका फर्स्ट अगर ट्रंप यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ में लगा रहे हैं तो वो तो अमेरिका तो कहीं ना कहीं इन दोनों पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जो डेमोक्रेट राइवल जो है ना प्रेसिडेंट
इलेक्शन अभी अमेरिका में होने वाला है, जो बाइडन, वो ये कह रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज्म को अपहेल्ड करेंगे, ईरान के साथ में हम न्यूक्लियर डील को फिर से स्टार्ट करेंगे और कैसे भी करके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में हम आगे मतलब फॉरवर्ड काम करेंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज वाली बात ही क्यों, क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो था ना 2015 का, उससे ट्रंप ने यूएसए को बाहर निकाल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इश्यूज जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं कि आज जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से यूएसए कहीं ना कहीं एलिनेटेड है। दूसरा, आप देख रहे हो इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ पे इंडिया को कहीं आज यूएसए के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में आप देखो यूएसए की वैल्यू डाउन होती जा रही है। तो इंडिया के लिए भी एक डिलेमा बनता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि यूएनएससी है ना, ये ही यूएन नहीं है, ये आप समझ के चलो, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर। यूएनएससी के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूएन के अंदर ही, जहाँ से इंडिया अपने खुद की एस्पिरेशंस को, अपने टारगेट्स को पूरा कर सकता है। जैसे कि ट्रेडिशनली कोई भी इशू आया तो इंडिया तो कभी भी परमानेंट मेंबर तो रहा नहीं ना, बट फिर भी अपनी आवश्यकताओं का, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया ने इस मल्टीलैटरल फोरम का हमेशा से यूटिलाइजेशन किया है। तो यहाँ पर पॉइंट ये निकल के आता है कि दिल्ली को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला तो पॉइंट ये कि भाई जो आपका इल्यूज़न है ना कि 50 साल हो गए 1995 के अंदर जब यूएन की 50वीं एनिवर्सरी थी तो रिफॉर्म्स की बात की गई थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म लाए जाएंगे, और उसके ऊपर लगातार बात होती रहती है कि परमानेंट मेंबर्स को रिफॉर्म मतलब परमानेंट मेंबर्स को रिप्लेस करो या चेंज करो, क्योंकि यूके कॉलोनियल पीरियड का जो पावर था वो बिल्कुल डिक्लाइन करके आज उसके स्टेक्स ही नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड, खुद क्राइसिस का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है वो कंट्री। तो वो कैसे वर्ल्ड पावर को एक तरीके से रूल कर सकता है या उसकी इम्पोर्टेंस रह सकती है, तो यूके पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया को ये जो इल्यूज़न है ना कि यूएनएससी में कहीं ना कहीं रिफॉर्म आ जाएंगे, तो एक तो उसको छोड़ना चाहिए। दूसरा, इंडिया के खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब कभी भी कोई भी इशू आया है तो वहाँ पर उसको डिसफंक्शनल होते हुए देखा गया है। चाहे अपन बात करें कश्मीर इशू पे, तो कश्मीर इशू पे अगर इधर एक जने ने बात उठाई यूएसए ने कि भाई कश्मीर इशू पे इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आना चाहिए, तो यूएसएसआर ने डाउन किया इसको। तो सेम चीज़ इंडिया ने तो यूएनएससी को मतलब यूएनएससी में ना होने के बावजूद भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि डीकोलोनियलिज्म, डिसआर्मामेंट, ये बातें भी तो अपनी मनवाई है ना इंडिया ने। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं या इकोनॉमिक ऑर्डर्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करने में इंडिया ने अपना रोल इम्पोर्टेंटली प्ले किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको फिर से इंडिया को या फिर दिल्ली को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि जब हम हमारे बिग आइडियाज़ को अगर एग्जीक्यूट करें तो हमें ज़रूरत है कि हम हमारा बेसिक रिलेशन जो रहा हुआ है ना इंटरनेशनली, हमारी जो बेसिक रिलेशनशिप जो रही हुई है नेशनल इंटरेस्ट और मल्टीलैटरलिज्म को लेकर के, हमें उससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का कि हम मल्टीलैटरलिज्म की मल्टीलैटरल ऑर्डर बने वर्ल्ड का। कोई भी एक कंट्री या दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इंडिया चाहता है कि 4, 5, 7 ऐसे कंट्रीज़ हों जो पावरफुल हों, जो वर्ल्ड ऑर्डर को एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर एक तरीके से अलाइन करें। साथ में इंडिया ये चाहता है कि हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि तब जब चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हमारे लगातार कश्मीर वाले इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उस चीज़ में हमें मल्टीलैटरल इश्यूज, मल्टीलैटरलिज्म पे ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये केवल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। मल्टीलैटरलिज्म अगर हम एक्सप्लोर करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं तो इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। इंडिया के खुद के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फट्फ में पाकिस्तान के अगेंस्ट में बार बार रेजोल्यूशन लाने में इंडिया हमेशा सक्सेसफुल रहा है, और अपने साथ में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है ना उनको लाने में। इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पाकिस्तान पे एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई आप जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया में फैला रहे हो ना उसको रोको। ठीक है, तो इस तरीके से टेररिज्म और कश्मीर इशू पे चाइना कहीं ना कहीं पहले इंडिया का सपोर्ट किया करता था, वो आज इंडिया के अगेंस्ट में है, इंडिया के लिए खुद एक प्रॉब्लम बन के आ रहा है। जबकि यूएसए पहले प्रॉब्लम हुआ करता था, वो आज इंडिया का सपोर्ट कर रहा है।
तो पॉइंट इतना सा आ रहा है कि हम एक कुछ कंट्रीज़ पे रिलाय नहीं कर सकते। पॉइंट वही आ रहा है, मल्टीलैटरलिज्म को अगर हम प्रमोट करेंगे तो हम हमारे इंटरेस्ट को प्रीवियस एक्सपीरियंस बेसिस पे हम अपना एक तरीके से अपहेल्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो बता रहे हैं राइटर, जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है या ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये कि हम पीस के इश्यूज़ के दूर सोचें, इनसे भी थोड़ा और जहाँ जो बिग चैलेंजेस आ रहे हैं ना इंडिया को, कि अपनी प्रॉस्पेरिटी भी अब इंश्योर करनी है, क्योंकि अब धीरे धीरे कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। इंडिया जहाँ एस्पायर कर रहा था 2024 एंड आते आते 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, तो वो चैलेंजेस भी तो हमें अचीव करने हैं ना, वो टारगेट भी। दूसरा, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल डिस्रप्शन, लगातार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात हो रही है, और एनवायरमेंटल डिस्रप्शन, लगातार बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो इन चीज़ों को भी टैकल करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इन सारे एरियाज़ को हमें समझने के लिए नए कानून बनाने की ज़रूरत है, और बन भी रहे हैं। तो इंडिया को अपने 1970 के एक्सपीरियंसेस से सीखने की ज़रूरत है कि जब हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के टाइम पे जो रूल्स बने थे उनके बेसिस पे कैसे एक्ट किया था, वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू ही था कि इंडिया ने पोखरण टेस्ट किया था 1974 में, तो उसके बाद में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इशू आना शुरू हो गया था कि इंडिया को कैसे भी कंटेन किया जाए। तो उस चीज़ में हमने कैसे अपने आप को एक तरीके से स्टैंड किया था, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, क्योंकि ऐसा ही डिस्रप्शन आज इकोनॉमी देख रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन आ रहा है, तो इंडिया को खुद से अपने आप को रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि जो नए रूल्स जो आ रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा वर्ल्ड में। चाइना आज पावरफुल बन रहा है, यूएसए की पावर डिक्लाइन हो रही है अब, या फिर यूएसए अपने आप को कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक इस पूरे डायनेमिक्स को अगर देखें ना, तो एक कोलिशन बिल्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया ने जहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में किया था ना, वो कहीं ना कहीं आज अपन मल्टीलेटरल इश्यूज़ के ऊपर ले सकते हैं यूरोपियन अलाइंसेस के साथ में। और वो चीज़ इंडिया ने पहले की भी थी, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था ना, जिसमें कि कोल्ड वॉर के टाइम पे एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था, तो इंडिया ने एक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, इंडिया ने अपना एक थर्ड न्यूट्रल पॉइंट निकाला, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को साथ में लिया। तो ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन के बाहर भी हमारे खुद के इंटरेस्ट को अपहेल्ड कर सके। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में हम हमारी एक कोलिशन बना सकते हैं, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है। तो मल्टीलेटरलिज्म तो है, बट यूएनए में भी, यूनाइटेड नेशन में भी केवल यूएनएससी है ना, वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और यूएन के बाहर भी और सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यूएन जो है वो कहीं ना कहीं बिग पावर्स की ही कठपुतली बन के रह चुका है। तो लास्ट में यही चीज़ बोलते हैं कि हम अगर टारगेट लेके चलें कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना रोल बढ़ा सकते हैं, परमानेंट मेंबरशिप ले सकते हैं, तो भाई एक रियलिटी तो आप जान के चलो कि यूनाइटेड नेशन का जो टोटल बजट है ना, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0.7% ही है, जबकि चाइना, जापान और यूएसए का आप देखोगे तो 8, 10, 22% है रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो दिल्ली को अपना खुद का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 1% तो लेके जाओ, तब जाके आप बाकी पार्टनर्स को आप कन्विंस कर पाओगे कि भाई हाँ, इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, इसलिए इसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है द फ्यूचर ऑफ वर्क। ये आर्टिकल लिखा गया है लक्ष्मीपुरी के द्वारा, और जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आए ना, तो ये आप कोट कर ही देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। द फ्यूचर कम्स टू सून एंड इन द रॉन्ग ऑर्डर। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू स्टॉप द फ्यूचर बट टू शेप इट। देखो, फ्यूचर है, जो भविष्य है वो हमेशा जल्दी आता है, ठीक है, और एक वो भी किस तरीके से, एक गलत ऑर्डर में। तो हमें ज़रूरत है कि फ्यूचर को आने से ना रोका जाए, बजाय उसको कि एक प्रॉपर शेप दी जाए, एक तरीके से उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए, जिससे कि फ्यूचर का यहाँ पे मतलब क्या है, यूथ को कंसिडर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, तो उसको हमें शेप करने की ज़रूरत है, स्किल देने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है, कानून ऐसे बनाने हैं जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बने। ठीक है, तो ये जो कोट है ये किसका है, एल्विन टॉफलर का,
तो आप ये लिख ही लो अपनी कॉपी में। बात क्या है, पेंडेमिक ने हालत ख़राब कर दी पूरे वर्ल्ड की, और आज टेक्नोलॉजी 4.0 जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ वर्क बन के रह गया है। टेक्नोलॉजी 4.0 जहाँ पे किस किस की बात करेंगे अपन, 3D प्रिंटिंग की बात होगी, या बिग डेटा एनालिटिक्स की बात होगी, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एजुकेशनल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इंटरप्शन हो चुका है, ऑटोमेशन आने वाला है, जॉब्स जाएंगी, रोबोटिक्स ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पेंडेमिक तो है ही, और रही सही में टेक्नोलॉजी 4.0 जो अभी अपन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जिसको बोल रहे हैं, वो फ्यूचर वर्क को ट्रांसफॉर्म करेगी आने वाले टाइम पे। तो जो ILO की जो एक रिपोर्ट है जिसमें एंटिसिपेट किया गया है, एंटिसिपेशन का मतलब है फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाओ आपके खुद के एक्सपीरियंसेस बेसिस पे। तो ILO ने बोला है अपनी एक रिपोर्ट में जिसका नाम है सेंटेनियल डिक्लेरेशन ऑफ 2019 कि इंडिया का आने वाले टाइम पे ग्लोबल सिग्निफिकेंस जो है, इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ेगा। क्योंकि वर्कफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर 1 टेक्नोलॉजी अडेप्टिव है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में यूज़ करना। दूसरा, हाई प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, जो कि आप ऑल ओवर देखो तो 820 मिलियन यूथ यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आने वाले टाइम पे। इसी के साथ में आप फर्टिलिटी रेट को देखो कि एक माँ कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन कर रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, मतलब लड़कियां हैं वो भी अब जॉब के लिए आएंगी, तो जो वर्क फोर्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो अल्टीमेटली ये है कि एक लार्ज डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे यहाँ पे अवेलेबल होगा आने वाले दशकों में। तो ये तो चलो ठीक है, कोविड-19 की वजह से अभी तो शॉर्ट टर्म शॉक्स हम देख रहे हैं, बट इसके बावजूद इंडिया के पास में पोटेंशियल बहुत सारा है। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को और लेबर मार्केट्स को सस्टेनेबली मैनेज करने की ज़रूरत है इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, नहीं तो ये एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि एक गेल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स ऐसा डिस्ट्रक्शन जिसके बाद में कुछ नया निकल के आएगा, कुछ बड़ा होगा जो हम एस्पायर कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की पर्टिकुलरली अगर बात करें, नहीं तो अगर ये चीज़ प्रॉपर्ली नहीं मैनेज हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक प्रिकैरियस, बहुत ही गजब तरीके से बहुत बुरे हाल में पहुंच जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, माइग्रेंट क्राइसिस हमने कोविड-19 के टाइम पे देखे ही हैं, इनइक्वालिटीज़ सोशली बढ़ती जा रही है, गरीब अमीर के बीच की जो दरार है वो बढ़ती जा रही है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत से मिलियंस ऑफ लोगों को पीछे छोड़ देगा अगर हमने इस पूरे डिस्ट्रक्शन को, जिसको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोला गया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, उसको हमने प्रॉपर वे में मैनेज नहीं किया। अगर इंडिया की हम बात करें तो हम बहुत इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन रहे हुए हैं। तो एक चीज़ की हमने हमेशा से बात की है, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और इसमें हमने जो 4 वैदिक पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, ये ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी हमने हमेशा इनको रियलाइज़ किया है, इनको हमारी लाइफ में हमने उतारा है। क्योंकि काम है वो उसी से फैमिली को हम सर्व करते हैं, हमारे कर्म से, इसी से कम्युनिटी को हेल्प मिलती है और इसी से नेशनल पर्पजेज़ को अचीव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब आज हम जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमें सोशल वेलफेयर और इक्वेलिटी को भी अगर इंश्योर करना है तो ये चारों पुरुषार्थों में जो कर्म है ना, कर्म ही पूजा, वर्क एज वर्शिप, इसको हमें अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। आज हमारे पास में कैपिटल लेबर अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका पोटेंशियल लगातार दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि पैसा ज़्यादा लगेगा तो धीरे धीरे लेबर्स के लिए जगह कम होती जाएगी। नए इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऑटोमेशन आ गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आने वाले टाइम पे क्या होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, जॉब कम मिलेगी। ILO ने तो अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर ये चीज़ बोली है कि आने वाले टाइम पे इंडिया में लगभग 428 मिलियन वर्कर्स है ना, उनके पास में जॉब नहीं रहेगी अगर इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आता रहा और उनके अगर डेवलपमेंट या उनको अगर स्किल्स नहीं दी गई टाइम पे।
अगर इन पूरे डेटा को एक्सप्लोर करें तो आने वाले 5 से 10 सालों में 10% ह्यूमन जॉब्स है ना वो सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी 50 से 70% जॉब्स को ऑटोमेशन में चले जाएंगे। कहने का मतलब ह्यूमन जॉब लॉस हो रहा है कि नहीं, ऑटोमेशन अगर 50 से 70% जॉब्स का हो जाएगा तो। दूसरी तरफ आप देखोगे जो 2/3 जॉब्स जो हैं आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया वो ऑटोमेशन में जा सकती है। तो आप देख सकते हो 67% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर देखें, और अगर उनकी जॉब्स जो हैं वो ऑटोमेशन में चली जाएंगी तो। दूसरी तरफ इंडिया जो है अब धीरे धीरे गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि ऑन डिमांड जॉब, प्रोजेक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट आया, जॉब पे ले लिया, प्रोजेक्ट ख़त्म, अब जाओ भैया आप दूसरी नौकरी ढूंढो, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी की तरफ लगातार इंडिया बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ डिजिटली इनेबल्ड पार्ट टाइम काम ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे आज अमेज़ॉन पे बैठे बैठे आपको काम मिल रहा है, अगर जॉब नहीं है, घर पे पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे अमेज़ॉन के लिए काम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर अमेज़ॉन पे सर्विसेज आ रही हैं तो आप काम कर रहे हो, नहीं है तो आप आउट, कोई पेरोल पे नहीं हो आप, परमानेंट जॉब नहीं है। ऐसे ही फ्रीलांसेज हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, 0 आवर की बात हो गई कि भाई ठीक है काम करो तो ठीक है, नहीं कर जितना करोगे उतना पेमेंट। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल और टेम्परेरी वर्क सिस्टम डेवलप हो रहा है इन डिजिटल फैक्ट्रीज़ की वजह से। आज अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट की बात आती है ना, तो वहाँ पर भी डिजिटल डे लेबर्स, मतलब वहाँ पर भी आप देखो जेसीबीज़, ये बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। रोबोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा इस टेक इकोनॉमी 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की वजह से, तो और कितना जॉब लॉस होगा। दूसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लगातार जो स्मार्ट थिंग्स का एक कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा होने लग जाएगा, तो एक ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस लगातार डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया, 3D प्रिंटिंग हो गई, बिग डेटा एनालिटिक्स पे बेस्ड नए काम होने लगेंगे, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो रहा है। रिटेल की बात करो, हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो, हर जगह पे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। और रही सही में कोविड-19 ने जो झटका दिया है वो तो इरिवर्सिबल है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगातार कम होती जाने के स्कोप दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज़ को हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्टडीज़ से हम समझ सकते हैं कि अब जो जॉब है वो न्यूट्रल ट्रांजिशन की तरफ जा रही है आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी 4.0 के बेसिस पे। तो शॉर्ट टर्म में हमें जॉब्स की कमी का देखना बिल्कुल क्लियर है। डाउन स्ट्रीम जा सकती है क्योंकि लो स्किल जॉब्स जो है ना उनको यहाँ पर अब धीरे धीरे क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आती है वो ये कि भाई नॉन फार्म सेक्टर में आज इंडिया में जॉब्स वैसे ही बहुत कम है। एग्रीकल्चर के बेसिस पे आप धीरे धीरे आप अगर और एडवांसमेंट लाना चाह रहे हो तो आपको सेक्टर वाइज तो स्विच करना पड़ेगा ही ना। एग्रीकल्चर तो चलो बेसिक है, कोई बात नहीं, पर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, सर्विस सेक्टर भी। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आप स्किल बेस्ड काम कर रहे हो या फिर ऑटोमेशन हो जाएगा तो जॉब लॉस हो रहा है। और जब सर्विस सेक्टर है वहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे हो और दूसरी तरफ आप देखो तो सर्विस सेक्टर के अंदर हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो अल्टीमेटली जॉब लॉस और जॉब क्राइसिस का सामना तो करना पड़ सकता है इंडियन लेबर मार्केट को। तो इसमें जो क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं तो वो आप अगर कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से अपन देखें तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा परेशानियों का सामना किन किन सेक्टर्स में अभी करंटली देख रहे हैं और वो लगातार बना रहेगा। तो वो है जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रैवल टूरिज़्म, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कोलैप्स सेक्टर में है जो कि 65 मिलियन जॉब्स क्रिएट करते हैं आने वाले 2030 तक। तो यहाँ पर ऑटोमेशन रिलेटेड जो जॉब डिस्ट्रक्शन होगा, दूसरी तरफ लोअर स्किल यूथ यहाँ पर हमारे पास में मास में अवेलेबल है बट उनको हम एम्प्लॉयबल नहीं बना पाए तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम लॉजिस्टिक्स को, वेयर हाउस को, डिलीवरी सर्विसेज को अगर देखें तो वहाँ पर रोबोटिज़म ज़्यादा आ जाएगा, रोबोटिक्स ज़्यादा लग जाएगी, रोबोट्स काम करेंगे तो वहाँ पर जॉब इश्यूज़ आ जाएंगे। और तीसरा आप अगर देखें तो ICT सेक्टर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वहाँ पर एक वो मेजर एम्प्लॉयर है बट वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स अगर काम करने लग गई तो भाई हम कैसे हमारा जो आज हम सॉफ्टवेयर पावर बन के बैठे हैं वहाँ पर हम जॉब दे पाएंगे हमारे यूथ को। तो पॉइंट ये है कि ग्रेट ग्रोलिंग अगर इंजन जिसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे आगे हम लीड करें कि कैसे करके हम
इस इंजन को स्टार्ट करें और जिससे कि इंडिया अपनी जो एक विश्व गुरु की जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने एस्पायर किया है, या फिर जो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, या फिर हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो अचीव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर 4 धाम का सेगमेंट यहाँ पे लेके आते हैं। बता दें 5 धाम है, पर 4 धाम वाला सिस्टम कि 4 धाम करते हैं तो मोक्ष की तरफ अपन पहुँच जाते हैं कि हाँ, सारी परेशानियों का हल। तो इस हमारा जो डेस्टिनी हम बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरफ जाने के लिए पहला धाम है आपका ज्ञान धाम, कि स्किल एम्पावर करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान धाम के अंदर क्या है कि आप एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी क्रिएट करो नेशनल लेवल पे कि जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज बन रही है, मतलब जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, उनको ऑब्जर्व करो, डेटाबेस बनाओ और ये देखो कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं सेक्टर बाय सेक्टर, और उनको फिर हार्नेस करके एक इंटेलिजेंट वर्क करो, जिससे कि हम फ्यूचर में एक टेक इकोनॉमी 4.0 या फिर एम्प्लॉयमेंट नेक्सस है ना, वो क्रिएट कर सके, जो कि आने वाले 2030 तक फिर हमारे जो यूथ है ना, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रॉपर वे में कर सकें। दूसरा है कौशल्य धाम। इसमें क्या होगा, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। जो टेक इकोनॉमी 4.0 वर्क जो है, उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो लेबर मार्केट, स्किल गैप को ख़त्म करना पड़ेगा, लेबर मार्केट को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम कहीं ना कहीं ध्यान भी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जिससे कि यूथ जो है वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करे, चीज़ें सीखे और जो आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको वो ओवरकम कर सके। तीसरा जो धाम है वो है सुनियोजन धाम, कि आप सुनियोजित करो, वेल डायरेक्टेड वेल मैनर में आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करो, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आओ, मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है ना, उनको आप एक तरीके से इस तरीके से एम्पावर करो कि वो यूथ और वुमेन को फ्यूचर वर्क के लिए ट्रांजिट कर सके। कहने का मतलब जो गैप है ना एजुकेशन के अंदर और जो इंडस्ट्री है उसके बीच में, उस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें एमएसएमईज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत है, और ये जो गैप बन रहा है ना लगातार, रिच पुअर, रूरल अर्बन, जेंडर गैप जो है, इसको हमें धीरे धीरे ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, गाँव में भी होना चाहिए तो शहरों में भी होना चाहिए। पॉश जो कॉलोनीज़ हैं, बड़े पैसे वाले जो हैं, उनकी कॉलोनी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी है वैसी की वैसी आप गरीबों की भी अवेलेबल कराओ। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली आप टेक्नोलॉजी टेक्नो फ्रेंडली बनाओ सबको, जिससे क्या होगा कि आप एक इक्वलेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सको और उसको फिर वो प्रॉपर वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, तो वो एम्पावर्ड फील करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जो फिजिकल और टैक्सेशन पॉलिसी है, चाहे वो बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, सबको नए तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनकी एक रिपोर्टिंग भी होती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ज्ञान धाम है ना, वो अपडेट होता रहे और हम अच्छे से काम कर पाएँ। तीसरा है सामाजिक न्याय धाम, कि अगर कोई भी आप नया डिसरप्शन लेकर के आ रहे हो, तो सोशल कॉम्पैक्ट जो है ना, हमारी सोसाइटी का जो थ्रेड है वो टूटना नहीं चाहिए, वो बना हुआ रहना चाहिए, सोशल हार्मनी बनी रहनी चाहिए, गैप्स नहीं आने चाहिए। जो ग्राउंड लेवल पे सोशल इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सल सोशल इश्यूज़, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक ह्यूमन सेंटर्ड और इक्विटी बेस्ड अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई मशीनों से क्या होगा, आप ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर को ही तो इंश्योर करना चाह रहे हो ना। साइंस आई क्यों थी, अब आज उसी साइंस का ड्राइव करके आप ऑटोमेशन में जा रहे हो, रोबोटिक्स में जा रहे हो, तो आपको कोई दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, तभी तो आप वेलफेयर इंश्योर कर सकते हो ह्यूमन बीइंग की। तो रूरल या फिर लोकल प्रोडक्शन पे हम ध्यान दे सकते हैं, ग्रीन इकोनॉमीज़ को बना सकते हैं, जिससे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी टैकल कर सके, सोशल और हेल्थ इश्यूज़ को भी हम आराम से प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं। जब हमारा एक जो नर्सिंग स्टाफ, छोटे से छोटा नर्सिंग स्टाफ का मेंबर है, वो अगर वेल ट्रेंड होगा, तो वो आराम से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गाँव में बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में भी क्वालिटी सर्विसेज दे सकेगा कि नहीं हेल्थ में। ऐसे ही जो टीचर्स हैं वो अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे कि नहीं रिमोट एरियाज़ में भी, अगर उनको टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से मिल गई। रही सही में उनके खुद के जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। तो कहने का मतलब सामाजिक न्याय धाम पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है उपक्रम धाम। उपक्रम का मतलब हो जाता है आप इंडस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वर्कफोर्स हम तैयार कर रहे हैं पीछे, ये संयोजन धाम के बेसिस पे या फिर कौशल्य धाम के बेसिस पे, तो भाई इनके लिए जॉब भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत है उपक्रम धाम बनाने की, जहाँ पर टेक फॉर एक्सीलेंस बना बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप किया जाए। ठीक है,
न्यूट्रल नेट सिस्टम हो, कि ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट जब चल रहा है तो स्पीड ज़्यादा आ रही है इंटरनेट की, और कोई लोकल कोई नई अभी एप्लीकेशन डेवलप हुई है तो उसकी ज़्यादा स्पीड आती नहीं है। तो कहने का मतलब नेट न्यूट्रलिटी होगी। डेटा रिचनेस है हमारे यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को हम हार्नेस भी कर सकते हैं हमारी खुद की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। आज अगर इंजीनियर्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स का आउटकम है, मैथमेटिशियंस हैं, कोडर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं उनको भी हमें एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाए। तो कहने का मतलब इस 4 धाम के रोड मैप को अगर अपन फॉलो करेंगे तो हमारी जो गिग इकोनॉमी की जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, कि भाई जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो आपको आउट कर देंगे अपनी जॉब से, नहीं, वो ख़त्म होनी चाहिए। एक सिक्योर मैनर के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें दोनों सेगमेंट्स, कौन से, सप्लाई साइड दैट मीन्स लेबर्स को भी अच्छे से स्किल प्रोवाइड हो, तो डिमांड साइड जहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो डिमांड करें तो उनकी फुलफिलमेंट हो जाए। तो दोनों तरफ से ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जा कर के हमारा जो टारगेट है ना आत्मनिर्भर भारत है वो हम अचीव कर सकते। देखो आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं, इनको आप कंबाइन कर लेना, इनके नोट बना लेना, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, कि कौन कौन सी जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उनको तो केवल समझो, बाकी बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाया करो। मैं जितना भी आर्टिकल्स आपको बताऊँ ना वो आपके एक पेज पे नोटेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों आर्टिकल, 3 या 4 जितने भी आर्टिकल्स अपन डिस्कस करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि आज बताया मैंने ज्ञान धाम बता दिया, कौशल्य धाम, तो ज्ञान धाम इसका मतलब एक ऑब्जर्वेटरी बनाना जिस पे भी रिसर्च हो और उसके बेसिस पे अपन डेटाबेस पे काम कर सके, दैट्स इट। फिर कौशल्य धाम में स्किल एम्पावरमेंट करें, कौन कौन से फील्ड में कर सकते हैं वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सुनियोजन धाम में किस तरीके से अपन MSMEs को इनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। केवल हिंट में आप चीज़ लिखो जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सको ईजिली, ठीक है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।